नमस्कार, मैं हूं इंजीनियर अमरीश शारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर्सर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, आज 13 अगस्त है और मैं 20 करेंट अफेयर का फिर से सीरीज लेकर आया हूं। चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत ने जुलाई 2026 तक कितनी स्थापित गैर जीवाश्म विद्युत क्षमता हासिल की है, यानी कि लक्ष्य था जिसने पूरा किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 300.50 गीगावाट। दोस्तों, ये न्यूमेरिक वैल्यू है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वही अगर हम लोग 2030 तक की बात करें तो 500 गीगावाट का नॉन फ्यूजल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य है। जुलाई 2026 तक सौर ऊर्जा की जो क्षमता थी वह 164.59 गीगावाट थी। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य कितना है। तो दोस्तों, अभी हमने बताया कि 500 गीगावाट, ये ध्यान रखेंगे। यह लक्ष्य भारत की क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट कमिटमेंट से जुड़ा हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2026 तक भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा में सबसे बड़ी क्षमता किस स्रोत की थी। तो दोस्तों, 2026 में जुलाई तक जो हमने हासिल किया है 300 गीगावाट का, उसमें सबसे बड़ी देन किसकी है, तो सोलर की। ये ध्यान रखेंगे। सोलर कैपेसिटी अभी हमने देखा है 164.59 गीगावाट थी, जो वाइंड, हाइड्रो, बायो पावर और न्यूक्लियर से कहीं अधिक थी। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा डेटाबेस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ई समुद्र प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ई समुद्र प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री पूछ रहा है, तो मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये ध्यान रखना है। ई समुद्र मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटल और फेसलेस बनाने वाला सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इस समुद्र प्लेटफॉर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये ध्यान रखेंगे। तो मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करना है इसका मुख्य उद्देश्य है। यह सीफेयरर्स, शिपिंग कंपनी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और पोर्ट अथॉरिटीज जैसे मैरीटाइम स्टैक होल्डर की सेवाओं को एकीकृत करता है। तो दोस्तों, ये इसकी जो है मेन लक्ष्य है और इस लक्ष्य को इसको पूरा करने के लिए मेन रूप से आपको ध्यान रखना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, इस समुद्र के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित संस्था कौन सी है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट कौन किया है, वो ध्यान रखना है। तो दोस्तों, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि DGMA, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। इस समुद्र को मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2027 से जोड़ा गया है। तो 30 का जो काल है उसको मैरीटाइम इंडिया विजन, और जो 47 का जो कार्यक्रम 47 का जो काल है उसको मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2027 कहा गया है या उससे जोड़ा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सेंसस 2027 के रेफरेंस डेट क्या निर्धारित की गई। व्हाट इज द रेफरेंस डेट फिक्स्ड फॉर सेंसस 2027। तो ये ध्यान रखेंगे, 1 मार्च 2027 इसकी डेट जो है फिक्स की गई है। सेंसस 2027 में पहली बार नागरिक को डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन का विकल्प दिया जा रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंसस 2027 में सेल्फ इन्यूमरेशन का पहला चरण कब तक चलेगा। तो कब तक चलेगा, तो दोस्तों यह चलेगा 1 अगस्त से लेकर के 14 अगस्त तक होने वाला है। यानी कि सेंसस 2027 में सेल्फ इन्यूमरेशन का पहला चरण कब चलेगा, यानी कि 27 तो है लक्ष्य, लेकिन अभी ये स्टार्ट हो चुकी है, 1 से 14 अगस्त तक चलेगा, ध्यान रखिए। फेज 2 में चलेगा हाउस लिस्टिंग, यानी कि घरेलू वाला चलेगा। ऑपरेशन 16 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर तक 2026 तक होगी। ये भी डेट आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सेंसस 2027 में पहली बार कौन सी नई सुविधा दी जा रही है। तो जो सेंसस 2027 में पहली बार जो सुविधा दी जा रही है वो सुविधा दी जा रही है डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन का। डिजिटल सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब क्या है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं सबमिट कर सकेंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वर्तमान डेलिमिनेश डिबेट मुख्यतः किस सेंसस के बाद होने वाले पुनर्विन्यास से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, यह ध्यान रखना है, सेंसस 2027 के बाद क्या होता है, पुनर्विन्यास से जुड़ी हुई है। डेलिमिनेशन का उद्देश्य लोकसभा और स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज की सीमाओं का पॉपुलेशन चेंज के अनुसार पुनर्निर्धारित करना है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में डिलिमिटेशन कमीशन के आदेशों की क्या विशेषता है।
तो भारत में डिलिमिटेशन कमीशन के आदेशों की क्या विशेषता है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सी दिया है ऑप्शन, तो डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन सी है आपका, उनके आदेशों को कानून का बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आदेशों की क्या विशेषता पूछ रहा था, तो यहाँ उनके आदेशों को कानून का बल क्या होता है, प्राप्त होता है, इसलिए यह विशेष है दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1976 में किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से लोकसभा सीट एलोकेशन को फ्रीज कर दिया गया था। तो फ्रीज करने की बात कर रही है, तो ये 42वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत इसको क्या किया, लोकसभा सीट को क्या किया था, फ्रीज किया गया था। यह फ्रीज पॉपुलेशन कंट्रोल को प्रोत्साहित करने वाले राज्य को नुकसान से बचाने के उद्देश्य से किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, 1971 सेंसस के आधार पर लोकसभा सीट को बढ़ाकर कितनी किया गया था, तो यह आपको 543 किया गया था। 1973 डिलिमिटेशन कमीशन ने 1971 सेंसस के आधार पर यह पुनर्विन्यास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 2014-15 के लगभग 190.96 BU से 2025-26 में कितनी हो गई है, दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, 477.79 BU बढ़ गई है। यह रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में बड़ी वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025-26 में भारत ने कितनी नॉन फ्यूजिल कैपेसिटी जोड़ी है, तो नॉन फ्यूजिल कैपेसिटी जोड़ी है, ये जोड़ी है 55.29 गीगावाट कैपेसिटी जोड़ी। इसमें लगभग 44.6 गीगावाट सोलर, 6 गीगावाट वाइंड कैपेसिटी एडिशन दोनों शामिल हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, IIT दिल्ली ने अगस्त 2026 में किस AI पावर्ड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, तो यानी कि IIT दिल्ली ने अगस्त 2026 में किस AI पावर्ड सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया, तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे। नाम है इसका परम प्रज्ञा इसका नाम है। यह फैसिलिटी AI, डाटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, परम प्रज्ञा फैसिलिटी IIT दिल्ली के किस कैंपस में स्थापित की गई, तो दिल्ली के किस कैंपस में इस फैसिलिटी को स्थापित की गई, तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, सोनीपत कैंपस, जो सोनीपत कैंपस है उसमें यह स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और AI रिसर्च कैपेबिलिटी को मजबूत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की ट्रेजरी बिल्स एक्शन कैलेंडर किस संस्था के परामर्श से जारी किया जाता है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स एक्शन कैलेंडर रिलीज्ड इन कंसल्टेशन विथ विच इंस्टीट्यूशन, तो दोस्तों ये RBI के माध्यम से इसको किया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है आपका, 19वां नंबर क्वेश्चन है, 13 अगस्त 2026 किस महत्वपूर्ण संसदीय घटना से संबंधित है, 13 अगस्त किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये संबंधित है मानसून सेशन 2026 की शेड्यूल कंक्लूजन से, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, मानसून सेशन 2026 की शेड्यूल कंक्लूजन से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका सामने है, ये देख सकते हैं 2026 का मानसून सेशन फॉर पार्लियामेंट कुल कितनी सीटिंग के लिए निर्धारित की गई थी, तो मानसून सेशन जो चल रहा था पार्लियामेंट का वो कितनी सीटिंग के लिए किया गया था, तो 19 सीटिंग के लिए, ये ध्यान रखेंगे कि 19 सीटिंग के लिए निर्धारित की गई थी। सेशन 25 दिनों की अवधि में 19 सीटिंग के लिए निर्धारित की गई थी, यानी कि सेशन कितना दिन चला है, तो सेशन इसका 25 दिन चला है, सीटिंग की बात करेंगे तो 19 सीटिंग निर्धारित की गई है। तो दोस्तों इसी तरह से 20 क्वेश्चन आप आज के कंप्लीट हो गए। इसी तरह से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि हमें अच्छा लगे कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलिए तो कल के वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।